मेरे लिए आलू का भरता बनाकर रखना, मुझे बहुत पसंद है आलू का भरता। जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ बता दें, मैं वो भी बना दूंगी। मैं तो जैसे आपकी नौकरानी हूँ ना। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी, तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा गुस्सा ना करें, मैं बना दूंगी आपके लिए आलू का भरता। फिर कालू कौवा अपने खेत में काम पर चला जाता है। गौरी, अब लग जाओ काम पर, कालू जी की फरमाइश पर उनके लिए आलू का भरता बनाओ। गौरी कौवी भी आलू लेने जंगल में निकल जाती है। अरे गौरी कौवी, क्या बात है, इतनी खामोश और इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? अरे मैं थक गई हूँ बहुत, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई। परंतु मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा। मुझे अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू का भरता बनाना है और घर की सारी सफाई भी करनी है। मैं तो इसी में बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानियों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गौरी कौवी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे रानू चिड़िया, वाकई में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतने तो मिलकर घर का सारा काम कर लेती होंगी आसानी से। हाँ, मेरा तो नाम ही रानो है, मैं भला काम क्यों करूँगी। मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी सौतन मोती बुलबुल से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम हो गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी सफाई कर लेती है। इतना कहकर वह रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर तो मेरी जिंदगी भी इस रानो चिड़िया की तरह हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने काम से अपने घर पर आ जाता है। आहा गौरी, आज क्या भोजन बनाया है तुमने, इतना स्वादिष्ट है कि खाने में बहुत मजा आ रहा है। कालू जी, भोजन को छोड़ें और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो, क्या बात है भाई, मैं सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी, और कितनी मेहनत भी करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2-2 पत्नियां मिलकर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। यह बात सुनकर तो कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वैसे गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपके लिए कोई सुंदर सी कौवी ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह ही गौरी कौवी अपने दोस्त सोनी कौवी को अपने घर पर बुला लेती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला लिया है? क्या जरूरी बात है? देखो सोनी कौवी, मैं बात जरा घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता है कि मेरे कालू जी कितने अमीर हैं और उनका अपना बड़ा सा घर भी है, और तो और अपना एक बड़ा खेत भी है। यह सुनकर सोनी कौवी सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है, इतना अमीर कौवा मिला है, इससे तो मैं शादी जरूर करूँगी। मुझे मंजूर है गौरी कौवी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर रहा करेंगे घर में। बेटा, एक बार घर पे तो आजा, फिर बताऊंगी तुझे मिलकर कैसे रहते हैं। कालू कौवा भी सोनी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। चलो सोनी कौवी, आज मैं तुम्हें इस पूरे जंगल की अच्छे से सैर करवाता हूँ। कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी पिंकी कबूतरी कौवी के पास आ जाती है। अरे गौरी कौवी, मैं यह क्या देख रही हूँ कि तुम भला कालू कौवे की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किल होगी? पिंकी, तुम्हें पता नहीं है शायद, गौरी कौवी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। ठीक है फिर गौरी कौवी, मेरा तो काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी।
पर मैं कह देती हूँ तुमसे, तुम बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर पिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और बस कालू कौवा तो सारा सारा दिन सोनी कौवी के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सोनी, अभी तुम्हें भोजन भी बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, आप बस मुझ पर गुस्सा ना करें, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई काम गलत भी किया तो बहुत ज़्यादा मारूंगी तुम्हें, कि तुम याद रखोगी। गौरी, ओ गौरी जी, कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। हाँ हाँ कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी, जो कि बस बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, कर देती हूँ भोजन। अभी मुझे रानू चिड़िया के पास जाना है, उसे मुझे शुक्रिया कहना है। गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास उसके घर जाती है कि तभी गौरी कौवी रानू के घर में देखती है कि मोटी बुलबुल सौतन तो उससे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने गौरी कौवी से मेरे बारे में क्या कहा था? हाँ, कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बना कर रखा हुआ है। हाँ, बताओ बताओ, यही कहा था ना तुमने उसे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस गौरी कौवी के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। ये सब गौरी कौवी भी बैठी हुई सुन रही थी। हाय रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस रानू चिड़िया ने तो मुझसे भी झूठ बोला था। कहीं कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सोनी कौवी भी मेरा हाल इस रानू चिड़िया के जैसा ना कर दे। नहीं नहीं, मैं भी जाकर मना कर देती हूँ सोनी कौवी से कि कोई शादी नहीं होगी उसकी कालू जी से। यह कहकर गौरी कौवी सोनी कौवी की तरफ जाती है। सोनी कौवी और उसका भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवे को अपने काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना गौरी कौवी, वह तो निहायत ही बेवकूफ है। उस गौरी कौवी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। अपने घर का सारा काम करवाऊंगी उससे। और भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की भी रोजाना सफाई में उससे करवा दिया करूंगी। यह सब सुनकर तो गौरी कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। दुष्ट कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओगी तुम? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी कालू जी से। आई बड़ी मेरे कालू जी से शादी करेगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वापस अपने घर चली जाती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। निर्मला कहीं से एक बड़ी सी पन्नी ले आई थी। छत की मरम्मत के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस पन्नी को अपनी छत पर चारों तरफ से बांध दिया। छोटी सी झोपड़ी में वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। निर्मला भुट्टे बेचने का काम करती थी और बाकी सारे मौसम में वो मक्का के फुल्ले बेचा करती थी। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी निर्मला का साथ छोड़ दिया। मरती क्या ना करती। अपने बच्चों को लेकर वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी और पास ही के सरकारी स्कूल में उसने दोनों बच्चों को दाखिला दिलवा दिया। माँ, तुमने ये पन्नी छत पर लगा तो दी, लेकिन ये तो कई जगह से फटी हुई है। हाँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन हमारी छत की हालत तो बहुत ही ख़राब है। अगर एक कोना भी बच गया तो कम से कम हम आराम से बैठ तो जाएंगे। माँ, क्या घर में थोड़ा सा बेसन रखा है? आज पड़ोस से बड़ी अच्छी पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। माँ, तू भी थोड़े से पकोड़े बना ले, बहुत मन कर रहा है। तभी निर्मला अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे हुए रुपए गिनती है। फिर उसमें से 20 रुपए शुभम को देकर बेसन मंगाती है। बच्चों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो बच्चों को किसी का मुंह नहीं देखने देती। शुभम जब बेसन लेकर आता है तो वो थोड़े से तेल में एक एक पकोड़ा डालकर तलकर बच्चों को खिलाती है। वो अपने भुट्टों का बोरा और सामान लेकर बस स्टॉप के पास जाकर बैठ जाती है। जल्दी से वो कोयले को जलाती है और उस पर भुट्टे सेकने लग जाती है। हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तभी 2 लड़कियां वहां पर आती है। भुट्टा कैसे दिया? छोटे वाला 10 रुपए का, बड़े वाला 15 रुपए का। 2 छोटे वाले भुट्टे दे देना और मसाला थोड़ा तेज लगा देना। निर्मला
फटाफट एक प्लास्टिक के पंखे से हवा करके भुट्टे सेकने लगती है। बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है। वो जल्दी जल्दी भुट्टों पर नमक लगाकर दोनों लड़कियों को दे देती है और फटाफट एक छोटी सी पॉलिथीन से खुद को ढक लेती है और कोयले के ऊपर भी एक लोहे का पुराना कनस्तर रख देती है। ये बारिश भी सुबह सुबह आ गई। रात को आ जाती तो कम से कम आज की दिहाड़ी तो निकल जाती। क्या मैं 20 रुपये लेकर जाऊं? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। हे भगवान, शाम तक के लिए बारिश को रोक दो। वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन अचानक से ही उसके दोनों हाथ खुद ब खुद भगवान के सामने जुड़ गए और आंखों में से आंसू ढुलक कर उसके गालों के नीचे गिर गए। बारिश कम होने के बजाय और तेज होनी शुरू हो गई। बस स्टॉप भी पूरा खाली हो गया। निर्मला 1 घंटे तक किसी ग्राहक के इंतजार में कोयले को सुलगा कर बैठी हुई थी, पर इतनी तेज बारिश में कौन भुट्टा खरीदने आता। वो जल्दी जल्दी एक बड़े से पॉलिथीन में सारा सामान इकट्ठा करने लगती है, फिर अपनी टूटी हुई चप्पल को हाथ में लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। गली में बुरी तरह पानी भर चुका था। नालियों का पानी भी बारिश के पानी से मिल गया, जिससे बहुत गंदी बदबू हो रही थी। वो किसी तरह मुंह पर साड़ी का पल्ला रखकर घर में आती है तो देखती है घर के अंदर भी पानी भर चुका है और दोनों बच्चे बर्तन लेकर पानी बाहर फेंक रहे हैं। माँ, देखो ना, हमने छत पर पन्नी लगाई और बारिश इतनी तेज आई है कि गली का सारा पानी घर में घुस गया। मैंने सारा सामान ऊपर रख दिया है, लेकिन फिर भी देखो तो अब हमारे पास बैठने के लिए सिर्फ एक ही चारपाई है। माँ, बाहर बारिश बहुत तेज आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बारिश में भीगने जा रहा हूँ। 8 साल का शुभम क्या जानता था कि घर पर इस तरह पानी भरने और छत टपकने से निर्मला के दिल पर क्या गुजर रही है। खाना बनाने तक की जगह घर में नहीं बची। ले देकर 400 रुपये में यही झोपड़ी रहने को मिली थी। इससे ज़्यादा पैसा मेरे पास भी नहीं है कि मैं कहीं दूसरी जगह पर देखूं। रूपा बेटा, तू एक काम कर, ये सामान वहाँ अलमारी के ऊपर रख दे और मैं देखती हूँ किसी तरह कुछ करके चूल्हे को ऊपर रखकर खाना बना लूँ। रूपा अपनी माँ की मदद करने लगती है। तभी एक तरफ से निर्मला के घर की छत टपकनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक बड़ा सा पतीला उठाकर वहां लगा देती है। कुछ लोगों के लिए बारिश अच्छा मौसम था, लेकिन उस गरीब निर्मला के लिए ये बड़ी ही आफत का मौसम था। सर्दियां तो जैसे तैसे कपड़े ज्यादा पहनकर भी काटी जा सकती है, लेकिन बारिश का क्या करें। उधर शुभम अपने सब दोस्तों के साथ खेलता खेलता कुछ आगे बने हुए बड़े घरों के सामने खेलने लगता है। बड़े घरों के सामने पानी ना भर जाए, इसलिए एमसीडी के कुछ लोग बड़ी बड़ी नालियों को साफ कर रहे थे, जिससे कि सारा पानी साथ में लगे हुए गटर में चला जाए और उन अमीर घरों के बच्चे भी बाहर आकर बारिश में भीग रहे थे। भागो यहाँ से, तुम लोग यहाँ कैसे खेलने आ गए? क्यों? सड़क पर ही तो खेल रहे हैं। यहाँ पर तो कोई भी खेल सकता है। हमारे यहाँ बारिश के साथ नाली का गंदा पानी भर गया है, इसलिए हम लोग यहाँ साफ सड़क पर बारिश में भीगने आए हैं। चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ तुम लोग नहीं खेल सकते। वो लोग शुभम और उसके दोस्तों को वहां से भगाने लगते हैं। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़की की छोटी बहन निशी घर से निकलकर बारिश में भीगने के लिए आती है। भैया, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी बारिश में भीगना है। उधर उसका भाई अपनी बहन की बात नहीं सुन रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा आगे निकल जाता है। इतने वो लड़की भागते हुए एमसीडी के खुदे हुए खड्डे में गिर जाती है। पानी का तेज बहाव गटर की तरफ जा रहा था। शुभम की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो भाग कर जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। पर छोटा शुभम जब दम लगाकर ऊपर खींचने लगता है तो वो लड़की आधी गटर में जा चुकी थी। ये देखकर शुभम के साथ आए हुए सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें किसी तरह ऊपर खींच लूंगा। तुम भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो।
उधर वो छोटी निशी डर के मारे बहुत रोने लगती है। 10 मिनट के करीब हो जाते हैं पर शुभम की आवाज देने पर भी वहां कोई नहीं आ रहा था। तभी एमसीटी के लोग अपना लंच खत्म करके आते हैं तो देखते हैं तेज बारिश में एक लड़का छोटी बच्ची के हाथ पकड़े हुए उसे बाहर खींच रहा है। वो भाग कर जाते हैं और बच्ची को बाहर निकाल लेते हैं। तभी छोटी बच्ची की माँ उसे बुलाते हुए बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो भागकर उसे गोदी में उठा लेती है। तुमने बहुत दिलेरी दिखाई बेटा। हमसे ही गलती हो गई, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। इस बच्चे ने आपकी बेटी को बचा लिया। बारिश हो रही है बहन जी, थोड़ा ध्यान रखा करो अपने बच्चों का। इस तरह बाहर मत भेजा करो। हम भी अभी अपना काम खत्म करके यहाँ का गड्ढा भर देंगे और गटर भी बंद कर देंगे। निशी की माँ शुभम के गाल को प्यार से छूती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और शुभम वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। कहाँ चला गया था? मैं सारा मोहल्ला देख कर आ गई। खबरदार, जो ज़्यादा दूर गया भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ भटक रहा है। चल घर के अंदर आ। पता है माँ, अभी ना हम लोग दूसरे मोहल्ले में खेल रहे थे, तभी एक छोटी लड़की गटर में गिरने वाली थी। पता है, मैंने उसे बचा लिया। ये सुनते ही निर्मला अपने बेटे को गले लगा लेती है। हाय बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो इस तरह वहां जाने की क्या जरूरत थी? तभी रूपा जो शुभम को ढूंढने के लिए बाहर गई थी भीगते हुए घर के अंदर आती है। बारिश मूसलाधार हो रही थी। पूरी भीगी हुई रूपा ठंड से कांपने लगती है। निर्मला जल्दी से एक फटी हुई चादर लाकर उसके सारे बदन को पोंछती है और फिर उसे कपड़े बदलने को देती है। तभी वो देखती है कि घर में थोड़ा सा भी दूध नहीं है कि वो कांपती हुई रूपा को चाय बनाकर दे दे। तू जरा रूपा को देख, मैं दूध लेकर आती हूँ। पॉलिथीन से खुद को लपेटे हुए निर्मला दूध के लिए दुकान पर जाती है तो देखती है कि दुकान बंद है। तभी वो दूसरी दुकान पर जाती है पर मूसलाधार बारिश की वजह से सब ने दुकान बंद कर ली थी। वो वापस आती है तो रूपा बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। निर्मला जल्दी से पानी गर्म कर उसे गर्म पानी पीने को देती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो जाती है पर बारिश मूसलाधार लगातार बरस रही थी। घर में पानी भर चुका था। रूपा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और निर्मला को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना बनाए तो कहाँ बनाए। फिर जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों के लिए 2-2 रोटियां बनाती है। खाना खाने के बाद एक चारपाई पर 3 जने कैसे सोते। निर्मला दोनों बच्चों को लिटाकर खुद बैठ जाती है। तभी वो रूपा के सर पर हाथ रखती है तो रूपा को बहुत तेज बुखार होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों भेजा मैंने रूपा को? मेरी बच्ची को तो तेज बुखार हो गया है। तभी वो उठकर दवाई का डब्बा देखती है पर उसमें सिर्फ एक दर्द की गोली पड़ी थी और अभी तो पूरी रात बाकी थी। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गली का पानी भी घर के अंदर घुस रहा था। तभी निर्मला बड़ा सा बर्तन लेकर घर में घुसे पानी को वापस गली में फेंकने लगी। हे प्रभु, बारिश को रोक दे और जल्दी से सुबह कर दे ताकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा लूं। जैसे तैसे करके निर्मला बच्चों के साथ रात बिताती है। सुबह होते होते बारिश कम हो जाती है। वो देखती है रूपा अभी भी ठंड से कांप रही थी और उसे तेज बुखार था। वो रूपा को चद्दर में लपेटकर अपनी गोद में उठाती है और शुभम का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने अभी दुकान नहीं खोली थी। तब वो वहां से काफी दूर पैदल चलते हुए क्लिनिक पर पहुंचती है। बाहर से देखने पर ही क्लिनिक काफी महंगा लग रहा था। अंदर जाने से पहले निर्मला बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर इस डॉक्टर ने ज़्यादा फीस बोली तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो इस समय सिर्फ 150 रुपये हैं। ऐसा करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ। कम से कम बुखार की गोली तो ले ही लूँगी, या तो फिर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दूँगी।
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरी बच्ची को दवाई दे दो। आखिर निर्मला से रुका नहीं जाता और वो अपने बच्चों को लेकर क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। ये बारिश में भीग गई थी। आप इसे कोई दवाई दे दो। यही वह बच्चा है जिसने कल हमारी बेटी की जान बचाई। डॉक्टर रूपा का इलाज शुरू करता है और दवाई वगैरह देने के बाद कहता है, ये मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, सुबह शाम देना, ठीक है? और तीसरे दिन आकर फिर मुझे दिखाना। निर्मला की सांसें नीचे के नीचे रह जाती है क्योंकि उसे डर था कि अब पता नहीं डॉक्टर फीस कितनी बोलेगा। डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? कोई फीस नहीं है। आप बेटी को लेकर आराम से घर जाओ और 3 दिन बाद आकर मुझे ज़रूर दिखाना। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान बचाई है। वो तो ये कल वहाँ से चला गया था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि कौन था जिसने इसकी मेरी प्यारी बेटी की जान बचाई। निर्मला बच्चों के साथ दूध बिस्किट लेकर घर आ जाती है। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। वो रूपा के लिए जल्दी से चाय बनाती है और बिस्किट खिलाने के बाद उसे दवाई देती है। जहां कई लोगों के लिए बारिश का मौसम सुहाना मौसम होता है, वहीं निर्मला के लिए एक दिन की बारिश कहर बन गई। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। निर्मला कहीं से एक बड़ी सी पन्नी ले आई थी। छत की मरम्मत के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस पन्नी को अपनी छत पर चारों तरफ से बांध दिया। छोटी सी झोपड़ी में वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। निर्मला भुट्टे बेचने का काम करती थी और बाकी सारे मौसम में वो मक्का के फुल्ले बेचा करती थी। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी निर्मला का साथ छोड़ दिया। मरती क्या ना करती। अपने बच्चों को लेकर वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी और पास ही के सरकारी स्कूल में उसने दोनों बच्चों को दाखिला दिलवा दिया। माँ, तुमने ये पन्नी छत पर लगा तो दी, लेकिन ये तो कई जगह से फटी हुई है। हाँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन हमारी छत की हालत तो बहुत ही ख़राब है। अगर एक कोना भी बच गया तो कम से कम हम आराम से बैठ तो जाएंगे। माँ, क्या घर में थोड़ा सा बेसन रखा है? आज पड़ोस से बड़ी अच्छी पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। माँ, तू भी थोड़े से पकोड़े बना ले, बहुत मन कर रहा है। तभी निर्मला अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे हुए रुपए गिनती है। फिर उसमें से 20 रुपए शुभम को देकर बेसन मंगाती है। बच्चों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो बच्चों को किसी का मुंह नहीं देखने देती। शुभम जब बेसन लेकर आता है तो वो थोड़े से तेल में एक एक पकोड़ा डालकर तलकर बच्चों को खिलाती है। वो अपने भुट्टों का बोरा और सामान लेकर बस स्टॉप के पास जाकर बैठ जाती है। जल्दी से वो कोयले को जलाती है और उस पर भुट्टे सेकने लग जाती है। हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तभी 2 लड़कियां वहां पर आती है। भुट्टा कैसे दिया? छोटे वाला 10 रुपए का, बड़े वाला 15 रुपए का। 2 छोटे वाले भुट्टे दे देना और मसाला थोड़ा तेज लगा देना। निर्मला फटाफट एक प्लास्टिक के पंखे से हवा करके भुट्टे सेकने लगती है। बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है। वो जल्दी जल्दी भुट्टों पर नमक लगाकर दोनों लड़कियों को दे देती है और फटाफट एक छोटी सी पॉलिथीन से खुद को ढक लेती है और कोयले के ऊपर भी एक लोहे का पुराना कनस्तर रख देती है। ये बारिश भी सुबह सुबह आ गई। रात को आ जाती तो कम से कम आज की दिहाड़ी तो निकल जाती। क्या मैं 20 रुपये लेकर जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। हे भगवान, शाम तक के लिए बारिश को रोक दो। वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन अचानक से ही उसके दोनों हाथ खुद ब खुद भगवान के सामने जुड़ गए और आंखों में से आंसू ढुलक कर उसके गालों के नीचे गिर गए। बारिश कम होने के बजाय और तेज होनी शुरू हो गई। बस स्टॉप भी पूरा खाली हो गया। निर्मला 1 घंटे तक किसी ग्राहक के इंतजार में कोयले को सुलगाकर बैठी हुई थी।
पर इतनी तेज बारिश में कौन भुट्टा खरीदने आता। वो जल्दी जल्दी एक बड़े से पॉलिथीन में सारा सामान इकट्ठा करने लगती है, फिर अपनी टूटी हुई चप्पल को हाथ में लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। गली में बुरी तरह पानी भर चुका था। नालियों का पानी भी बारिश के पानी से मिल गया, जिससे बहुत गंदी बदबू हो रही थी। वो किसी तरह मुंह पर साड़ी का पल्ला रखकर घर में आती है तो देखती है घर के अंदर भी पानी भर चुका है और दोनों बच्चे बर्तन लेकर पानी बाहर फेंक रहे हैं। माँ देखो ना, हमने छत पर पन्नी लगाई और बारिश इतनी तेज आई है कि गली का सारा पानी घर में घुस गया। मैंने सारा सामान ऊपर रख दिया है, लेकिन फिर भी देखो तो अब हमारे पास बैठने के लिए सिर्फ एक ही चारपाई है। माँ, बाहर बारिश बहुत तेज आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बारिश में भीगने जा रहा हूँ। 8 साल का शुभम क्या जानता था कि घर पर इस तरह पानी भरने और छत टपकने से निर्मला के दिल पर क्या गुजर रही है। खाना बनाने तक की जगह घर में नहीं बची। ले देकर 400 रुपये में यही झोपड़ी रहने को मिली थी। इससे ज़्यादा पैसा मेरे पास भी नहीं है कि मैं कहीं दूसरी जगह पर देखूं। रूपा बेटा, तू एक काम कर, ये सामान वहाँ अलमारी के ऊपर रख दे और मैं देखती हूँ किसी तरह कुछ करके चूल्हे को ऊपर रखकर खाना बना लूँ। रूपा अपनी माँ की मदद करने लगती है। तभी एक तरफ से निर्मला के घर की छत टपकनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक बड़ा सा पतीला उठाकर वहां लगा देती है। कुछ लोगों के लिए बारिश अच्छा मौसम था, लेकिन उस गरीब निर्मला के लिए ये बड़ी ही आफत का मौसम था। सर्दियां तो जैसे तैसे कपड़े ज्यादा पहनकर भी काटी जा सकती है, लेकिन बारिश का क्या करें। उधर शुभम अपने सब दोस्तों के साथ खेलता खेलता कुछ आगे बने हुए बड़े घरों के सामने खेलने लगता है। बड़े घरों के सामने पानी ना भर जाए इसलिए एमसीडी के कुछ लोग बड़ी बड़ी नालियों को साफ कर रहे थे, जिससे कि सारा पानी साथ में लगे हुए गटर में चला जाए। और उन अमीर घरों के बच्चे भी बाहर आकर बारिश में भीग रहे थे। भागो यहाँ से, तुम लोग यहाँ कैसे खेलने आ गए? क्यों? सड़क पर ही तो खेल रहे हैं। यहाँ पर तो कोई भी खेल सकता है। हमारे यहाँ बारिश के साथ नाली का गंदा पानी भर गया है, इसलिए हम लोग यहाँ साफ सड़क पर बारिश में भीगने आए हैं। चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ तुम लोग नहीं खेल सकते। वो लोग शुभम और उसके दोस्तों को वहां से भगाने लगते हैं। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़के की छोटी बहन निशी घर से निकलकर बारिश में भीगने के लिए आती है। भैया मैं भी खेलूंगी, मुझे भी बारिश में भीगना है। उधर उसका भाई अपनी बहन की बात नहीं सुन रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा आगे निकल जाता है। इतने वो लड़की भागते हुए एमसीडी के खुदे हुए खड्डे में गिर जाती है। पानी का तेज बहाव गटर की तरफ जा रहा था। शुभम की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है वो भाग कर जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। पर छोटा शुभम जब दम लगाकर ऊपर खींचने लगता है तो वो लड़की आधी गटर में जा चुकी थी। ये देखकर शुभम के साथ आए हुए सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें किसी तरह ऊपर खींच लूंगा। तुम भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो। उधर वो छोटी निशी डर के मारे बहुत रोने लगती है। 10 मिनट के करीब हो जाते हैं, पर शुभम की आवाज देने पर भी वहां कोई नहीं आ रहा था। तभी एमसीडी के लोग अपना लंच खत्म करके आते हैं तो देखते हैं तेज बारिश में एक लड़का छोटी बच्ची के हाथ पकड़े हुए उसे बाहर खींच रहा है। वो भाग कर जाते हैं और बच्ची को बाहर निकाल लेते हैं। तभी छोटी बच्ची की माँ उसे बुलाते हुए बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो भागकर उसे गोदी में उठा लेती है। तुमने बहुत दिलेरी दिखाई बेटा, हमसे ही गलती हो गई, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। इस बच्चे ने आपकी बेटी को बचा लिया। बारिश हो रही है बहन जी, थोड़ा ध्यान रखा करो अपने बच्चों का, इस तरह बाहर मत भेजा करो। हम भी अभी अपना काम खत्म करके यहाँ का खड्डा भर देंगे और गटर भी बंद कर देंगे। निशी की माँ शुभम के गाल को प्यार से छूती है और उसके सर पर हाथ फेरती है।
और शुभम वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। कहाँ चला गया था? मैं सारा मोहल्ला देख कर आ गई। खबरदार, जो ज़्यादा दूर गया, भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ भटक रहा है। चल घर के अंदर आ। पता है माँ, अभी ना हम लोग दूसरे मोहल्ले में खेल रहे थे, तभी एक छोटी लड़की गटर में गिरने वाली थी। पता है, मैंने उसे बचा लिया। ये सुनते ही निर्मला अपने बेटे को गले लगा लेती है। हाय बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? इस तरह वहां जाने की क्या जरूरत थी? तभी रूपा, जो शुभम को ढूंढने के लिए बाहर गई थी, भीगते हुए घर के अंदर आती है। बारिश मूसलाधार हो रही थी। पूरी भीगी हुई रूपा ठंड से कांपने लगती है। निर्मला जल्दी से एक फटी हुई चादर लाकर उसके सारे बदन को पोंछती है और फिर उसे कपड़े बदलने को देती है। तभी वो देखती है कि घर में थोड़ा सा भी दूध नहीं है कि वो कांपती हुई रूपा को चाय बनाकर दे दे। तू जरा रूपा को देख, मैं दूध लेकर आती हूँ। पॉलिथीन से खुद को लपेटे हुए निर्मला दूध के लिए दुकान पर जाती है तो देखती है कि दुकान बंद है। तभी वो दूसरी दुकान पर जाती है, पर मूसलाधार बारिश की वजह से सब ने दुकान बंद कर ली थी। वो वापस आती है तो रूपा बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। निर्मला जल्दी से पानी गर्म कर उसे गर्म पानी पीने को देती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो जाती है पर बारिश मूसलाधार लगातार बरस रही थी। घर में पानी भर चुका था। रूपा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और निर्मला को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना बनाए तो कहाँ बनाए। फिर जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों के लिए 2-2 रोटियां बनाती है। खाना खाने के बाद एक चारपाई पर 3 जने कैसे सोते। निर्मला दोनों बच्चों को लिटाकर खुद बैठ जाती है। तभी वो रूपा के सर पर हाथ रखती है तो रूपा को बहुत तेज बुखार होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों भेजा मैंने रूपा को? मेरी बच्ची को तो तेज बुखार हो गया है। तभी वो उठकर दवाई का डब्बा देखती है, पर उसमें सिर्फ एक दर्द की गोली पड़ी थी और अभी तो पूरी रात बाकी थी। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गली का पानी भी घर के अंदर घुस रहा था। तभी निर्मला बड़ा सा बर्तन लेकर घर में घुसे पानी को वापस गली में फेंकने लगी। हे प्रभु, बारिश को रोक दे और जल्दी से सुबह कर दे ताकि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखा लूं। जैसे तैसे करके निर्मला बच्चों के साथ रात बिताती है। सुबह होते होते बारिश कम हो जाती है। वो देखती है रूपा अभी भी ठंड से कांप रही थी और उसे तेज बुखार था। वो रूपा को चद्दर में लपेटकर अपनी गोद में उठाती है और शुभम का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने अभी दुकान नहीं खोली थी। तब वो वहां से काफी दूर पैदल चलते हुए क्लिनिक पर पहुंचती है। बाहर से देखने पर ही क्लिनिक काफी महंगा लग रहा था। अंदर जाने से पहले निर्मला बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर इस डॉक्टर ने ज़्यादा फीस बोली तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो इस समय सिर्फ 150 रुपये हैं। ऐसा करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ। कम से कम बुखार की गोली तो ले ही लूँगी, या तो फिर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरी बच्ची को दवाई दे दो। आखिर निर्मला से रुका नहीं जाता और वो अपने बच्चों को लेकर क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। ये बारिश में भीग गई थी। आप इसे कोई दवाई दे दो। यही वह बच्चा है जिसने कल हमारी बेटी की जान बचाई। डॉक्टर रूपा का इलाज शुरू करता है और दवाई वगैरह देने के बाद कहता है, ये मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, सुबह शाम देना, ठीक है? और तीसरे दिन आकर फिर मुझे दिखाना। निर्मला की सांसें नीचे के नीचे रह जाती है क्योंकि उसे डर था कि अब पता नहीं डॉक्टर फीस कितनी बोलेगा। डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? कोई फीस नहीं है। आप बेटी को लेकर आराम से घर जाओ और 3 दिन बाद आकर मुझे ज़रूर दिखाना।
आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान बचाई है। वो तो ये कल वहां से चला गया था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि कौन था जिसने इसकी मेरी प्यारी बेटी की जान बचाई। निर्मला बच्चों के साथ दूध बिस्किट लेकर घर आ जाती है। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। वो रूपा के लिए जल्दी से चाय बनाती है और बिस्किट खिलाने के बाद उसे दवाई देती है। जहां कई लोगों के लिए बारिश का मौसम सुहाना मौसम होता है, वहीं निर्मला के लिए एक दिन की बारिश कहर बन गई। मेरे लिए आलू का भरता बनाकर रखना, मुझे बहुत पसंद है आलू का भरता। जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ बता दें, मैं वो भी बना दूंगी। मैं तो जैसे आपकी नौकरानी हूँ ना। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी, तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा गुस्सा ना करें, मैं बना दूंगी आपके लिए आलू का भरता। फिर कालू कौवा अपने खेत में काम पर चला जाता है। गौरी, अब लग जाओ काम पर। कालू जी की फरमाइश पर उनके लिए आलू का भरता बनाओ। गौरी कौवी भी आलू लेने जंगल में निकल जाती है। अरे गौरी कौवी, क्या बात है, इतनी खामोश और इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? अरे मैं थक गई हूँ बहुत, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई। परंतु मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा। मुझे अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू का भरता बनाना है और घर की सारी सफाई भी करनी है। मैं तो इसी में बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानियों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गौरी कौवी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे रानू चिड़िया, वाकई में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतने तो मिलकर घर का सारा काम कर लेती होंगी आसानी से। हाँ, मेरा तो नाम ही रानो है, मैं भला काम क्यों करूँगी। मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी सौतन मोती बुलबुल से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम हो गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी सफाई कर लेती है। इतना कहकर वह रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर तो मेरी जिंदगी भी इस रानो चिड़िया की तरह हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने काम से अपने घर पर आ जाता है। आहा गौरी, आज क्या भोजन बनाया है तुमने, इतना स्वादिष्ट है कि खाने में बहुत मजा आ रहा है। कालू जी, भोजन को छोड़ें और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो, क्या बात है भाई, मैं सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी, और कितनी मेहनत भी करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। यह बात सुनकर तो कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वैसे गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपके लिए कोई सुंदर सी कौवी ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह ही गौरी कौवी अपने दोस्त सोनी कौवी को अपने घर पर बुला लेती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला लिया है? क्या जरूरी बात है? देखो सोनी कौवी, मैं बात जरा घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता है कि मेरे कालू जी कितने अमीर हैं और उनका अपना बड़ा सा घर भी है, और तो और अपना एक बड़ा खेत भी है। यह सुनकर सोनी कौवी सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है, इतना अमीर कौवा मिला है, इससे तो मैं शादी जरूर करूँगी। मुझे मंजूर है गौरी कौवी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर रहा करेंगे घर में। बेटा, एक बार घर पे तो आजा, फिर बताऊंगी तुझे मिलकर कैसे रहते हैं। कालू कौवा भी सोनी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था।
चलो सोनी कौवी, आज मैं तुम्हें इस पूरे जंगल की अच्छे से सैर करवाता हूँ। कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी पिंकी कबूतरी कौवी के पास आ जाती है। अरे गौरी कौवी, मैं यह क्या देख रही हूँ कि तुम भला कालू कौवे की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किल होगी? पिंकी, तुम्हें पता नहीं है शायद, गौरी कौवी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। ठीक है फिर गौरी कौवी, मेरा तो काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर मैं कह देती हूँ तुमसे, तुम बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर पिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और बस कालू कौवा तो सारा दिन सोनी कौवी के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सोनी, अभी तुम्हें भोजन भी बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, आप बस मुझ पर गुस्सा ना करें, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई काम गलत भी किया तो बहुत ज़्यादा मारूंगी तुम्हें, कि तुम याद रखोगी। गौरी, ओ गौरी जी, कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। हाँ कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी, जो कि बस बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, कर देती हूँ भोजन। अभी मुझे रानू चिड़िया के पास जाना है, उसे मुझे शुक्रिया कहना है। गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास उसके घर जाती है कि तभी गौरी कौवी रानू के घर में देखती है कि मोटी बुलबुल सौतन तो उससे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने गौरी कौवी से मेरे बारे में क्या कहा था? हाँ, कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बना कर रखा हुआ है। हाँ, बताओ, यही कहा था ना तुमने उसे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस गौरी कौवी के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। ये सब गौरी कौवी भी बैठी हुई सुन रही थी। हाय रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस रानू चिड़िया ने तो मुझसे भी झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सोनी कौवी भी मेरा हाल इस रानू चिड़िया के जैसा ना कर दे। नहीं, मैं भी जाकर मना कर देती हूँ सोनी कौवी से कि कोई शादी नहीं होगी उसकी कालू जी से। यह कहकर गौरी कौवी सोनी कौवी की तरफ जाती है। सोनी कौवी और उसका भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता उस कालू कौवे को अपने काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना गौरी कौवी, वह तो निहायत ही बेवकूफ है। उस गौरी कौवी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। अपने घर का सारा काम करवाऊंगी उससे। और भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की भी रोजाना सफाई में उससे करवा दिया करूंगी। यह सब सुनकर तो गौरी कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। दुष्ट कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओगी तुम? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी कालू जी से। आई बड़ी मेरे कालू जी से शादी करेगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वापस अपने घर चली जाती है।